हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट गेट और एसएससी जे और अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है। आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उसके बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी आउट करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मास और वेट और मोमेंटम के बारे में समझते हैं कि मास जो है इज़ अ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, और जो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन किलोग्राम में। और वेट ऑफ द बॉडी इज़ अ फोर्स बाय विच इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द एक्सप्रेस इन न्यूटन, जहाँ पे हम लोग रिलेशन यूज़ करते हैं W इक्वल टू M इंटू जी। मोमेंटम दोस्तों, मोमेंटम जो होता है वो डिफाइन कर सकते हैं टोटल मोशन पोज बाय अ बॉडी, यानी प्रोसेस बाय अ बॉडी, दैट इज मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो अप्लाइड फोर्स या इम्प्रेस्ड फोर्स होता है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M V माइनस U अपॉन T। यानी इसको हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A। यहाँ पर P इजकल टू K M इंटू A। फिर इज द केस क्या हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। For the sake of convenience, the unit of the force adopted in such a that is produced unit acceleration of a body of a unit mass P is equal to m into a, that is mass into acceleration। तो दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगा इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 kgs मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद द अप्लाइड फोर्स या इम्प्रेस्ड फोर्स प्रोड्यूसिंग द एक्सेलेरेशन इज नोन एज इनर्शिया फोर्स, दैट इज F1 इक्वल टू माइनस a ma। व्हाट इज़ द डी एम्बर्ट प्रिंसिपल, क्या है डी एम्बर्ट प्रिंसिपल, कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डी एम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, तो दोस्तों डी एम्बर्ट प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं कि डी एम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। डी एम्बर्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, कंसीडर एक रिजिड बॉडी हमने लिया है, कंसीडर रिजिड बॉडी जो कि acted upon the by a system of forces, and the system may be reduced to a single resultant force P acting on the body whose magnitude is given by the product of the mass of the body M and the linear acceleration of the center of the mass of the body according to this Newton's second law of motion P is equal to ma, जहाँ इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं P minus m is equal to 0 and या P plus F1 is equal to 0। तो डी एम्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रहा है ऑन द बॉडी टुगेदर विद द रिवर्स रिफ्रैक्टिव फोर्स या इनर्शिया फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। मोशन ऑफ अ लिफ्ट, दैट इज कंसीडर अ लिफ्ट कैरिंग सम मासेस मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड m is equal to mass carried by the lift in kg and a is the uniform acceleration in the lift मीटर पर सेकंड स्क्वायर। r जो है रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट या टेंशन। आप जिसके डायग्राम में ए फिगर लिफ्ट m एंड लिफ्ट m इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी आर 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 एन एम जी। तो इक्वेशन दैट इज आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जहाँ पर आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन लेंगे तो जी प्लस ए, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा तो एम जी माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू एम ए, यानी आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, यानी एम जी माइनस ए। बात यहाँ पर करते हैं बात की मोशन ऑफ द टू बॉडीज़ कनेक्टेड, अगर हम स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें तो क्या फॉर्मूला होगा, क्या रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास ओवर करी है ओवर स्मूथ पुली से, और टेंशन टी जो है इन बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम एंड m1 जो है वो ग्रेटर देन मास m2 के, सिंस द स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल एंड द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। तो एक वैल्यू क्या होता है कि जी m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ से निकलेंगे कैपिटल T इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फॉलोइंग केसेस यूनिफॉर्म ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ द टू बॉडीज कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, वन ऑफ द विच इज द हैंगिंग फ्रीली एंड द अदर इज द लाइंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिंस द स्ट्रिंग इज inextensible and the tensile T is the both strings are equal, the acceleration is the system is equal to m1 g upon m1 plus m2 meter per second square। These are the relative formula T is equal to m1 m2 g1 plus mu upon m1 plus m2 n, and जब कंडीशन हो रही है कि जब प्लेन जो है वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तब क्या होगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं m, यहाँ पर ले सकते हैं m, तो a इक्वल टू जी m1 माइनस m2 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 एंड T इक्वल टू m1 m2 g1 प्लस साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2।
फोर्थ कंडीशन में आप देख सकते हैं जब प्लेन जो है वो आपका रफ है, इंक्लाइन प्लेन है, तो ई इक्वल टू जी एम वन माइनस दिस अपॉन एम वन प्लस एम टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी इक्वल टू एम वन टू जी वन प्लस दिस अपॉन एम वन प्लस एम टू एन। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि एक पार्टिकल जब मूव करता है अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल, जिसमें आपका पहला वर्ड यूज़ होता है ट्रेजेक्ट्री। इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इट इज़ द एंगल ऑफ विच द हॉरिजॉन्टल एट विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। टाइम ऑफ की बात करते हैं, इट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इट रीच मैक्सिमम हाइट एंड टू रिटर्न टू द बैक ऑफ द ग्राउंड, दिस इज द टाइम ऑफ हाइट। एंड रेंज, रेंज क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स एट द ग्राउंड। एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ प्रोजेक्टाइल आप देख सकते हो, ओ इक्वल टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड यूज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट द हॉरिजॉन्टल। So this one is the diagram and there are the projectile path. So then y is equal to x tan alpha, that is gx square upon 2a alpha q upon cos square alpha. And in this case the first the time of flight of this projectile is the horizontal plane is given by t is equal to 2 mu sin alpha upon g, and horizontal range का फॉर्म हो जाएगा r is equal to mu square upon u square upon sin 2 alpha upon g। और मैक्सिमम हाइट क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं और प्रोजेक्टाइल के लिए निकालने के लिए फॉर्म यूज़ करेंगे टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन आर कॉस बीटा। एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल टू वो भी कैसे निकालेंगे हम लोग, दिस इज द फॉर्मूला। अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सिंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयरफॉर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इन ऑर्डर टू present the angular displacement for vector, first condition is the direction of the axis of rotation, second magnitude of angular displacement, and third one is the sense of the angular displacement. What is the angular velocity? Angular velocity क्या है, it is the rate of change of angular displacement of a body. It is usually expressed in the revolution per minute या radian per second. It is defined as a Greek letter since it is magnitude and direction, therefore is a vector quantity. And if body is rotating of n rpm, then correspond is angular velocity, w is equal to 2 pi n upon 60 radian per second. Next है angular acceleration. So angular acceleration में आप देख सकते हैं, it is a body, it is the rate of change of angular velocity. It is usually expressed in radian per second square. It is denoted by a Greek letter alpha. It is also a vector quantity. And alpha is equal to alpha into r. यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में अगर बॉडी मूव करी along a circular path of radius r and with angular acceleration alpha, then it is a linear acceleration. Or when a body move along a circular path, it is a linear acceleration, will have two components, one of the normal component and other is the tangential component. So then this is one. And the third condition is that when the body moves along a circular path with uniform velocity, then there will be a no tangential acceleration. नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक डायग्राम मोशन। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर नोन एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस या मीन पोजीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। दिस इज द डायग्राम। फर्स्ट दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड हमारा, क्या है एम्पलीट्यूड हमारा, क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पीरियोडिक टाइम क्या है, और पीरियोडिक टाइम में क्या, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इट इज़ नोन द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जिसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 1/T या 2 ω/2π। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेलोसिटी इन एक्सिलेशन ऑफ पर्टिकुलर मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू ω/t और यहाँ पे x इक्वल टू r cos थीटा इक्वल टू r cos ω/t एंड v n इक्वल टू क्या जाएगा v sin थीटा ओमेगा इंटू r sin थीटा। दिस इज कंडीशन। एंड नेक्स्ट दैट इज सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के लिए कंडीशन आप दे सकते हैं। और सिंपल पेंडुलम जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कंसिस्ट ऑफ हैवी बॉब सस्पेंडेड टू द एंड ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज द ए एंड बी, दिस इज पोजिशन सेंटर पोजिशन
तो सिंपल पेंडुलम के केस में टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल पी बाई जी। दिस वन इज द क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग फॉर क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग के लिए टी पी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई एस या 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्लेक्शन अपॉन जी, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ के लिए क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 1 अपॉन टी कर देंगे और 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम। कंपाउंड पेंडुलम, दिस वन इज कंपाउंड पेंडुलम के केस में क्या हो जाएगा कि व्हेन रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड टू पर्टिकुलर एंड इट ऑसिलेट with a small amplitude under the action of the force and the gravity, so then it is compounds. Then it is a compound pendulum and T p is equal to 2 pi square root of kg square plus h square upon gh. This is the frequency oscillation. This is the center of persuasion. इस केस में क्या होगा सेंटर ऑफ परस्यूशन में समटाइम्स सेंटर ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज द सेंटर ऑफ परस्यूशन। दिस इज द डायग्राम एंड इट इज डिफाइंड द पॉइंट ऑफ एट विच ब्लो या मे बी स्ट्रक ऑन अ सस्पेंडेड बॉडी एट द रिएक्शन ऑफ सपोर्टेड इज जीरो। तो आई इक्वल टू क्या जाएगा हमारा के जी इक्वल टू अपॉन एच एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन ओ एंड द सेंटर ऑफ percussion सी इज एट एल इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एच। दिस वन इज द टॉर्शनल पेंडुलम and this torsional pendulum is equal to T_p is equal to 2 pi k upon r square root of L by g. Centripetal and centrifugal forces Fc is equal to m omega square r and Fc is equal to m square r. सुपर वेलेशंस क्या है, सुपर एलिवेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेन एवर रोड वे या रेलवे इज लेड टू द कर्व पाथ देन इट इज आउटर एज इज ऑलवेज मेड हायर देन द इनर एज एंगल टू कीप द व्हीकल ऑन अ व्हीकुलर while in motion. The amount by which the outer edge is raised is known as a cant या super elevation. In case of roadways, the process of providing super elevation is known as the banking of the road, and the general practice to define the super elevation is roadways to its mention the angle of inclination. Tan theta is equal to v square upon gr, and this v is the velocity of the vehicle and r is the radius of the circular path. In case of railway, the general practice is to define the super elevation is to mention the difference of levels between the two rails. In such a case, super elevation is given by capital S equal to g v square upon gr, and g is the gauge of the track, and v max is equal to square root of g r a upon h, and v max is equal to mu g r a. What is the collision of body? Collision of body आप देख सकते हैं यहाँ पर consider impact between the two bodies which moves with different velocity along the same straight line. It is assumed that the point of impact lies on the line joining the center of gravity. This is the behavior of these colliding bodies during the complete period of impact will depends on upon the properties of the materials which they are made. The materials of the bodies may be perfectly elastic या perfectly inelastic, and the bodies which rebound after the impact are called elastic body, and the bodies which do not rebound at all after its impact is called inelastic body. तो E is equal to m1 into m2 upon 2 m1 m2 into u1 c2 का whole square. These are the basic formula. Work, power and work and power clear है. तो वर्क एंड पावर आप बेसिकली जानते हैं कि वर्क क्या होता है. वर्क हमारा हो जाएगा एफ इंटू एक्स एंड पावर हमारा क्या हो जाएगा दैट इज इट्स द रेशियो ऑफ डूइंग वर्क इन डन बाय यूनिट टाइम. तो दोस्तों हम लोग का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.